दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत जो RO परीक्षा की पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देख रहे थे दोस्तों, उसमें हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को ऑलरेडी दोस्तों कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, जिससे संबंधित काफ़ी प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं इस टॉपिक को। चलिए देखेंगे आप लोग ध्यान से क्या दिया गया है। दोस्तों इसका जो पहला टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं सतत विकास। क्या है? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यावरण एवं सतत विकास। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके और परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं, क्या दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गरीबी कम करना। ठीक है, गरीबी कम करना। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे क्योंकि परीक्षाएं पास में है दोस्तों, डिटेल फॉर्म में हम कवर ना करके प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों कह रहा है कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। क्या है? ध्यान से देखिएगा, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है 11 भागों में विश्व को विभाजित किया है। ठीक है, 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूरे विश्व को विभाजित किया गया है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्या है? तीसरा प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। सभी लोग जानते हैं दोस्तों ऑप्शन बी 1986 में। ठीक है, कब हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित? 1986 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्या है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रियो में। ठीक है, रियो में। रियो कहाँ है दोस्तों? ब्राज़ील में। कब किया गया था? 1992 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा रियो में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। क्या है? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है दोस्तों वह है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत? 78.08%। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों छठा प्रश्न कह रहा है कि EPA का पूर्ण रूप है। क्या है? EPA का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो EPA का पूर्ण रूप है दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है? EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वह EPA का पूर्ण रूप है। सही आंसर ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। चलिए बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है सातवां नंबर प्रश्न? सातवां कथन और कारण दिया गया है दोस्तों। अभिकथन क्या कह रहा है कि जीवमंडल एक खुला विवरित तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल एक खुला विवरित तंत्र का उदाहरण है। कारण क्या कह रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है दोस्तों।
तो दोस्तों इसका जो अभिकथन दिया गया है यह सही है। क्या है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, यह सही दिया गया है। लेकिन जो कारण दिया गया है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कारण दोस्तों इसका गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि ए सही है तथा आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जो है, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है पारिस्थितिकी टॉपिक से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है दोस्तों। तो यह हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच। क्या है, जीव और वातावरण के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो पारिस्थितिकी है दोस्तों वह किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, वह है दोस्तों जीव और वातावरण के बीच। क्या है, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन दोस्तों पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। क्या है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई होगी दोस्तों, वह है हमारा भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी कि भूमंडलीय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होगा दोस्तों, इसका हमारा माप की इकाई क्या है, वह है भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या होगी, वह हो जाएगी दोस्तों भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का दोस्तों मापक क्या है, वह है भूमंडलीय हेक्टेयर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। क्या है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो वह है हमारा जैवमंडल। ठीक है, वह है हमारा जैवमंडल, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक। चलिए दोस्तों, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जैवमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए यदि आपको हमारा टॉपिक और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। क्या है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो पहले हो जाएगा दोस्तों मैनग्रोव। ठीक है, मैनग्रोव हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका घास स्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका झील, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका महासागर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों मैनग्रोव, फिर हो जाएगा घास स्थल, फिर हो जाएगा झील, फिर हो जाएगा महासागर। सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी। ठीक है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी काटना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, लकड़ी काटना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे।
7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि वनों को काटना। ठीक है, वनों को काटना दोस्तों पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वाहारी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है तो वह हो जाएगा दोस्तों सर्वाहारी को, यानी कि ओमनीवोरस को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 9वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है दोस्तों सौर ऊर्जा। क्या है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है दोस्तों, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। क्या है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं, तो वह है दोस्तों उत्पादक। ठीक है, क्या है, उत्पादक। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है दोस्तों, वह है उत्पादक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों देखेंगे हमारा 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है यूकैलिप्टस। ठीक है, यूकैलिप्टस की वृक्षों में पारिस्थितिक मित्र नहीं है, वह है यूकैलिप्टस। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों जैववानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। क्या है, जैववानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, देखते हैं। पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम्स, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। ठीक है, सिनोनिम्स। फिर कह रहा है दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है कि केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दिया गया है पहला पॉइंट, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, जीवन का प्रबंधन यह गलत है। ठीक है, और यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, यह पॉइंट हमारा सही है। और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा 13वां नंबर प्रश्न, देखेंगे ध्यान से आप लोग। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। क्या है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। क्या है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर दिया गया है दोस्तों वह दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। चलिए हम लोग स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यह सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। क्या है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है दोस्तों? तो घटती है। ठीक है, क्या है? घटती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटती है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वियोजक जो हैं वह अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 जो पॉइंट है वह हमारा सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। यह सही है। ठीक है दोस्तों, कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, यह पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, और वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। तो सही पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या है अभिकथन। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या है? पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यह हमारा कथन है। कारण पढ़ेंगे कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ठीक है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो जो पहला अभिकथन दिया गया है दोस्तों कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यह अभिकथन गलत दिया गया है। और कारण जो दिया गया है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, यह कारण जो है यह सही दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए बढ़ेंगे। अगला हमारा दोस्तों क्या टॉपिक है देखेंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। क्या है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से दोस्तों जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला, चलिए दोस्तों दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया दोस्तों। तो यह स्थापित किया गया है 2003 में। कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 में। और कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। क्या है? फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की
खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। क्या है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया दोस्तों दिसंबर 2002 में। कब? दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है पांचवा नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। क्या है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो कहाँ की है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ की है? चेन्नई में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नगोया में। ठीक है, कहाँ? नगोया में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी हिमालय। क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो यह है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आठवें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है दोस्तों। तो वह हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वह है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। क्या है, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए सौर शक्ति, ऑप्शन बी आणविक ऊर्जा, ऑप्शन सी है अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ऑप्शन डी है वन रोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, यानी कि आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है, वह है आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। जो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। क्या है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2008 में। ठीक है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया, ऑप्शन सी 2008 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन, यहाँ सीडीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, सीडीएम क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य नहीं है। क्या कह रहा है कि यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी। ठीक है,
निम्नांकित कथनों में से कौन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य है दोस्तों? वह है यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह सही है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, यह भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, यह हमारा गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? वह है ऑक्सीजन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? हम लोग देखते हैं। क्या है? भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं। क्या कह रहा है कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं। हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इसमें जो सही पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों वह है हमारा बी, यानी कि 2, 3, 4 सही है। यानी कि जो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं दोस्तों, यह गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है, यह ऑप्शन हमारा सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, यह भी हमारा सही है दोस्तों। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, यह भी हमारा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? 6ठा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वह क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों सिंगापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला जो है वह हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, वह है ओजोन परत क्षरण। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन परत क्षरण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि ओजोन परत अब स्थित है, हम सभी लोग जानते हैं कहाँ स्थित है दोस्तों? समताप मंडल। ठीक है, ओजोन परत अब स्थित है दोस्तों समताप मंडल में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC के रूप में भी जानते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और इसी प्रकार पढ़ते रहें। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? क्या कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है? कथन कह रहा है दोस्तों कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है, और कारण कह रहा है दोस्तों कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। क्या है? ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो यहाँ दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्या है? कथन ए है दोस्तों ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है, तो यह सही है, और कारण जो है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, यह भी सही है। तो कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या करता है। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न है दोस्तों? वह नया टॉपिक है, वन एवं वन्य जीव। क्या है? वन एवं वन्य जीव। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। क्या है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है वह है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी एशिया। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में दोस्तों अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिंगा। कोरिंगा जो मैंग्रोव क्षेत्र है दोस्तों वह गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कोरिंगा ऑप्शन डी। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय वन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संरक्षित वन, ऑप्शन डी है ग्राम वन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है दोस्तों वह राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन के संवर्ग में नहीं आते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन या वन के वर्ग में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन के वर्ग में नहीं आता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। वनों और पेड़ों से आच्छादित है। ठीक है दोस्तों ये 2015 की ISFR रिपोर्ट है। हम अपडेटेड देख लेते हैं दोस्तों, अपडेटेड डाटा देख लेते हैं इसका। जो हमारी 2021 की ISFR रिपोर्ट है उसके अनुसार हम इस प्रश्न को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। जो दिया गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट है दोस्तों उसके अनुसार आप लोग डाटा देख लीजिएगा। यहाँ क्या दिया गया है कि देश में कुल वनावरण दोस्तों, यदि केवल वनावरण पूछा जाए तो वह है दोस्तों 21.71%। क्या है? 21.71%। ठीक है, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर दोस्तों यह वनावरण है। अगर परसेंटेज में पूछे तो 21.71%। ठीक है, और यदि पूछे दोस्तों कुल वनावरण एवं वृक्षावरण तो वह हो जाएगा दोस्तों 24.62%। क्या है? 24.62% हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। फिर एक बार देखेंगे डाटा, ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा कि जो ISFR है दोस्तों हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार दोस्तों वनावरण है वह 21.71% है। ठीक है, यदि हमारा वनावरण पूछा जाए तो वह है 21.71%, और यदि दोस्तों वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों पूछा जाए तो वह है 24.62%। ठीक है, क्या है? 24.62%। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वनावरण 21.71% और वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिला के दोस्तों 24.62% है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो देख लेंगे
दोस्तों चाहे ये 2016 में जब प्रश्न पूछा गया था तब के अनुसार और वर्तमान के अनुसार दोस्तों, मिजोरम जो हमारा राज्य है दोस्तों, मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। ठीक है, चाहे 2016 के अनुसार देखें दोस्तों, चाहे वर्तमान अपडेटेड डाटा के अनुसार देखें, तो हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है दोस्तों, तो वह है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है वह है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। क्या है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वालपराई नगर। वालपराई नगर यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। वालपराई नगर तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, और यह वृक्षारोपण की विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है, वालपराई नगर तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। क्या है, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है दोस्तों, तो यह है 20 वर्ष से घटाकर दोस्तों अब 5 वर्ष कर दिया गया है। वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कर दिया गया है 20 वर्ष से 5 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, हमारा 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह है फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। कह रहा है कि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है दोस्तों कि पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना। ठीक है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। फिर कह रहा है कि देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। ठीक है, चौथा कह रहा है कि वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है, पहला कि पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना। ठीक है, यह पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। कह रहा है कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, यह सही नहीं है। ठीक है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना यह सही नहीं है दोस्तों। देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना यह भी सही नहीं है। ठीक है, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना यह सही है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, पहला पॉइंट, और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, यह भी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 4। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना यह गलत है, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना यह भी गलत है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह चलिए दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। क्या है, कुल भौगोलिक, क्या कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वनों का उच्चतम प्रतिशत है दोस्तों, वह चाहे दोस्तों जब यह प्रश्न पूछा गया 2010 में तब के अनुसार, चाहे वर्तमान के अनुसार हम देखें दोस्तों, तो इसका सही आंसर मिजोरम ही होगा दोस्तों। ठीक है, मिजोरम में कितना दोस्तों, क्या प्रतिशत है वनों का, वह हम लोग देख लेंगे, वह है दोस्तों 84.53%। ठीक है दोस्तों, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलता है, चाहे दोस्तों प्रश्न काल के दौरान चाहे वर्तमान के दौरान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम, यानी कि 84.53% जो है दोस्तों वह मिजोरम का भाग वनाच्छादित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। ठीक है, यह 2017 का ISFR कह रहा है दोस्तों। हम लोग अपडेटेड देख लेते हैं 2021 का क्या है कह रहा है डाटा दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो हमारा 21.71% यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वह वनाच्छादित है। 21.71%, यह हमारा अपडेटेड डाटा है। आप लोग याद रखिएगा कि
ISFR यदि हम 2021 के अनुसार देखें दोस्तों तो 21.71% यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है दोस्तों वह वनाच्छादित है। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, चलिए तो 12 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो चाहे दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान चाहे वर्तमान के दौरान इसका सही आंसर ऑप्शन ए नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 17। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बाकी के पार्ट को दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में अभी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।